नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि एनालिसिस का जो भी कहना हो, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। मैं जितने दिनों से मार्केट में हूं, अगर आप निफ्टी को नोटिस करोगे ना, तो 5 दिनों में जो भी रिटर्न रहा या 1 महीने में जो भी रिटर्न रहा निफ्टी का, बट अगर आप इस वीक में नोटिस करोगे ना, तो निफ्टी काफ़ी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 जून से लेकर के 23,500 के लेवल में तगड़ा, मतलब कि आप सोचो इसी रेंज में जो है वो ट्रेड करता रहा। इसी रेंज में ट्रेड करता रहा हमारा निफ्टी 23,500 से लेके 23,600 के आसपास में। और अगर मैं यहाँ पे देख के चलूँ तो निफ्टी ने 23,680 का एक नया 23,667 का एक नया हाई बनाया था। ओके, तो वो हो गया ऑल टाइम हाई। और इस तरीके से कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टाइम मैं नोटिस कर रहा हूँ मार्केट में। नहीं तो ऐसा जो है ना, पहले कभी नहीं था कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता था। खैर, मंडे का दिन डिसाइड करेगा कि निफ्टी में क्या होने वाला है। वही अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो एक न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि अमेरिकी ब्रांड प्रतिफल में गिरावट से इस सप्ताह एफआईआईज़ प्रभाव को बढ़ावा मिला। सप्ताह के पहले 3 दिनों में एफआईआईज़ ने नकदी खंड में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। ठीक है, अच्छी बात है। 18 जून को निफ्टी पहली बार 23,500 के ऊपर पहुंचा और लगातार चौथे दिन भी इसमें तेज़ी जारी रही। अडानी पोर्ट्स लगभग $38 बिलियन के मूल्यांकन के साथ सबसे मूल्यांकन परिवहन, चालान और सेवा प्रदाता बन गया है। तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी 23,450 से लेके 23,600 के बीच में मंडरा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इस सप्ताह प्रमुख ट्रिगर्स की कमी और बुल और बियर्स के बीच अनिर्णय की स्थिति के कारण ट्रेडिंग सीमित दायरे में रही। शेयरों में मजबूत तेजी के ने मुनाफा वसूली को आकर्षित किया, और ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो इतना मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है ना। पहले के डेट में क्या होता था कि प्रॉफिट बुकिंग में जनवरी में देखता था। मैं जब से मार्केट में हूँ, मैं जनवरी के महीने में प्रॉफिट बुकिंग देखता था। उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखता था। लेकिन यहाँ पे मार्केट में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कभी भी किसी भी महीने में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शेयर बाज़ारों ने सप्ताह की शुरुआत मजबूती के साथ की। मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचे। सोमवार को छुट्टियों के कारण शेयर बाज़ार बंद रहे। तो मेरा सिंपली यहाँ पे यही मानना है, विशेषज्ञों का जो भी मानना हो, लेकिन मेरा यहाँ पे विशेषज्ञों का मानना ये है कि अगर निफ्टी 23,680 के लिए तत्काल ब्रेकआउट स्तर होगा, जबकि 23,450 से नीचे बिकवाली दबाव बढ़ने का संभावना है। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो आरबीआई का जो रिज़र्व है ना, वो रिज़र्व यहाँ पे डिप किया गया है कितने, $2.9 बिलियन। मतलब कि अगर देखा जाए तो ऑल टाइम रिकॉर्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आरबीआई एमपीसी मिनट्स पैनलिस्ट फ्लैग इनकमिंग इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्शनली वार्म समर्स ऑन फूड इन्फ्लेशन। मतलब कि एक फूड इन्फ्लेशन को लेकर के यहाँ पे कुछ वार्निंग दिया जा रहा है, बट वो क्या है उसमें तो एक न्यूज़ जो होती है ना कंफर्म, वो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इंडिया सीन इज गवर्नमेंट बाउंटी जीएसटी सिस में डिलीवर्स 70,000 करोड़ बोनेंजा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है, जो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, वो $2.9 बिलियन यहाँ पे डिप कर चुका है। क्योंकि आप देखोगे तो आरबीआई जितना फॉरेक्स रिजर्व अपने पास रखता है ना, शायद ही, क्योंकि इंडिया में एक आरबीआई ही ऐसा है जो डॉलर हो या दूसरा करेंसी हो, उसे वो अपने हिसाब से, मतलब कि जो है, अगर मान के चलो अगर डॉलर का जो मनमानी है उसे अपना आरबीआई ही कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई ही मतलब कि उसे अपने दायरे में वो रुपीस को जो हिसाब से फ्लक्चुएट करना हो वो कर सकता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 8 महीने के बाद हो रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों एवं केंद्र प्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। यह बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 की हुई थी। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो भी हैं अपने, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इतने सालों से फाइनेंस मिनिस्टर है, बट क्या फ़ायदा क्या हो रहा है फाइनेंस मिनिस्टर का, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना। फ़ायदा हो फाइनेंस मिनिस्टर का, ताकि हम सभी लोगों के यहाँ पे टैक्स स्लैब कम हो, इनकम टैक्स के रेट कम हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट होती हुई देखने को मिली, महंगाई थोड़ा कम हो, तब ना समझ में आएगा कि हाँ फाइनेंशियली जो है हमारा कंट्री अच्छे में जा रहा है। सारे के सारे आप इन्फ्लेशन डाटा देख लो, सारे के सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के रेट्स देख लो, आसमान छू रहे हैं भाई।
तो ऐसे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जीएसटी आप कुछ भी कर लो लेकिन फ़ायदा जो है ना, फ़ायदा एक आम इंसान को इस चीज़ में होने वाला नहीं है। अब मैं बात करूँगा इरडा शेयर्स के बारे में, तो ये शेयर्स वाकई में तेज़ी जो है ना, मैं रियलिटी में कह देता हूँ कि 5 दिन का रिटर्न तो 6%, 1 महीने का रिटर्न नेगेटिव था, लेकिन 6 महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 73%, ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे तो 81%। तो मेरे ख्याल से मेरा इस शेयर्स में यही कहना है एवरीवन कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, ये कोई सलाह नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप 50,000 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो, उतने का ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं लेना है, तो आप इरडा शेयर्स में आसानी से आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। और आने वाले शेयर्स में आपको मालूम ही है कि आने वाले शेयर्स में कंपनी जो है वो अच्छा ही परफॉर्मेंस करेगा, ख़राब परफॉर्मेंस तो होगा नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे आएंगे, तो हैवेल्स जो था ना वो ताबड़तोड़ तेज़ी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिला। मतलब आप समझ सकते हो कोई स्टॉक्स 1832 रुपये से सीधा 1920 रुपये टच कर गया था, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ टच हो गया था। सोच सकते हो आप, इस कदर तेज़ी बरकरार हुआ था ना कि अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना डाटा, एक महीने में देख लो जो था 1900 रुपये से 1773 रुपये में आया, उसके बाद ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिला। 6 महीने में भी 40% का रिटर्न, ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे 38%, एक साल का मानता हूँ कि थोड़ा जो है 42%, बट ये भी मैसिव रिटर्न कहेंगे इसको। ओके, उसके बाद लास्ट न्यूज़ है डो जोन्स, अमेरिका का न्यूज़ भी कवर करना जरूरी है। डो जोन्स को अगर आप देखोगे ना तो कंप्लीट फ्लैट, जिस तरीके से हमारा इंडियन मार्केट देखने को मिला उसी तरीके से, लेकिन 5 दिन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 दिन के ग्राफ में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रहा है। एक महीने में नेगेटिव रिटर्न है, जबकि हम लोगों का जो मार्केट है वो एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न है। ओके, 6 महीने में देखोगे तो 4% का रिटर्न, हम लोगों का मार्केट 6 महीने में डो जोन्स को ओवरटेक किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नैस्डैक को देखोगे ना तो मैं बराबर कहता हूँ कि जितना नैस्डैक का इम्पैक्ट पड़ता है ना निफ्टी 50 में, उतना डो जोन्स का पड़ता होगा। ओके, नैस्डैक क्या है कि ये सिमिलर है, आप देखोगे तो इसमें भी एक टॉप के बाद जाने के बाद गिरावट, उसमें भी सेम 5 डे का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5 डे के ग्राफ में अगर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा बढ़ा तो उसके बाद फिर नॉर्मली एक ही रेंज पे घूम घूम के रहना, उसके बाद एक लंबा गिरावट देखने को मिला। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि पैनिक करना नहीं है, क्योंकि गिरावट जो है ना वो कभी भी हो सकता है, और मेरा काम है आप सभी लोगों को अवेयर करना। बट येस, अगर आपके पास पैसे हैं, ऑलवेज़ बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई। मार्केट का नियम यही कहता है कि अगर आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हो ना और शेयर मार्केट से ही आपका घर द्वार सब कुछ चल रहा है, तो ऑलवेज़ बाय ऑन डीप सेल ऑन हाई, मतलब हमेशा एकदम निचले स्तर पे बाय करो अच्छे स्टॉक्स को, गोल्डन स्टॉक्स को, डायमंड स्टॉक्स को, जो सोना है, हीरा है मार्केट में, और उसे हमेशा टॉप में सेल करो। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।